नेक्स्ट जो है टॉपिक एक्सक्यूशन ऑफ वेल फाउंडेशन, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं इंजीनियर करुणेश कुमार सिंह। मंच पर उपस्थित अभियंता प्रमुख और RWB के हायर ऑफिशियल्स लोग और साथ ही सामने बैठे हुए संवेदक बंधु, पहले आप लोगों में से बताइए कितने लोगों ने अभी तक वेल फाउंडेशन का काम कराया है? तो ऊंचा हाथ चाहिए तो हम भी गिन लें। मतलब संख्या बहुत कम है। और कितने लोग इसमें पूल निगम में काम किया है? मतलब जिन लोगों ने पूल निगम में काम किया वही वेल फाउंडेशन कर रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग। और इसमें कितने लोग मेरे साथ काम किया? देखिए, वेल फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। समय मुझे मात्र 35 मिनट मिले हैं, कोशिश करूंगा जितना आप लोगों को बता सकूं इसमें। और आज के युग के आप लोग नल नील हैं। एक समय के नल नील थे जिन्होंने समुद्र में पुल बनाया जो आज तक मौजूद है। और आप लोगों को जो पुल बना रहे हैं उसका मिनिमम डिजाइन लाइफ 100 साल होता है। यदि ईमानदारी पूर्वक एज पर डिजाइन आप पुल बनाएंगे तो 100 साल वो चलेगी, 100 साल चलना ही चलना है। और आप इसी मकसद से बनाइए कि कल होकर आपके पोता पर पोता भी जाए। पैसा सरकार का लग रहा है लेकिन नाम आपका हुआ है कि हमारे बाबा पर बाबा ही पुल बनाए। उस हिसाब से यदि ध्यान देंगे तो जरूर उस हिसाब से पुल आपका बन सकते हैं। अब है कि जब आप काम स्टार्ट, आपको फाउंडेशन वेल फाउंडेशन का काम मिला तो सबसे पहले साइट पर जाएं आप और आपके इंजीनियर। वो 3-4 कागजात अपने पास रख लें। कॉपीज ऑफ अप्रूव्ड ड्राइंग, आपको जो DPR से मिला है, कंसल्टेंट से आपके विभागीय जो ड्राइंग मिले हैं, NIT से भेटिंग या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से भेटिंग करके जो ड्राइंग मिला है वो आप अपने पास रखिए। सॉइल रिपोर्ट आप अपने पास रखिए। वर्क ऑर्डर की कॉपी रखिए। BOQ रखिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट रखिए। और साथ ही साथ जिस समय आप एग्रीमेंट करते होइएगा तो डिवीजन में आप अपना वर्क शेड्यूल देते होइएगा। वर्क शेड्यूल सावधानी से तैयार कीजिए। आपके इंजीनियर CPM पर्ट मेथड से, क्रिटिकल पाथ मेथड है, उस मेथड से कब आप का काम स्टार्ट हुआ और कंप्लीशन टाइम कब है, इस बीच में बार चार्ट के हिसाब से आप काम को मैनेज कीजिए। किस काम को हम पैरेलल शुरू कर सकते हैं एक साथ, कि काम को हम समय से पहले पूरा करते हैं। यदि समय से पूरा करेंगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। 5% तक आपका इंसेंटिव मिल सकता है। कितना मिलता है? अच्छा, हो गया 10%। और यदि आप समय पर न पूरा करते हैं तो आपको LD भी लगेगा, डिजाइन भी होइएगा, दीवार भी हो जाइएगा। तो उस सब का भी ध्यान रखिए। अब है कि साइट पर जब आप इसके अलावा और भी चीज रखिए, टाइम समय पर काम पूरा हो। आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जनरली हमारे साथ जो काम किए होंगे संवेदक को जानते होंगे, उन लोगों से मैंने डेली प्रोग्रेस रजिस्टर खुलवाया था कि पर डे आप क्या क्या काम कर रहे हैं और कितने लेबर आपके एंगेज हैं। आप संवेदक घर बैठे भी 10 दिन बाद भी आप जाएंगे या विभागीय लोग जाएंगे तो देखेंगे कि किस दिन हमारा काम बंद रहा, किस दिन कितने लोग काम किए, कि हमारा स्ट्रक्चरिंग का काम हुआ कि क्या काम हुआ, ये जरूर रखिए। उसके बाद साइट पर एक ऑटो लेवल रखिए, थ्यूरोलाइट रखिए। न आप टोटल स्टेशन रख सकते हैं तो थ्यूरोलाइट रखिए, दिन रात आपकी जरूरत पड़ेगी। क्यूब मोल्ड जरूर रख लीजिए वहाँ पर जांच के लिए। और टेस्ट मटेरियल के टेस्ट के लिए और सब सामान रखें न रखें, कम से कम ट्यूब टेस्ट मशीन, सीव के लिए सीव का जो भी ये है सीव एनालिसिस का वो रख लीजिए। और सलम कोन रखिए जिससे कि आप सलम का जांच कर सकें। इतना सामान आपको जरूर साइट पर रखना चाहिए। इसके बाद जब भी आप साइट पर काम स्टार्ट वेल फाउंडेशन का शुरू करते हैं तो जो भी आपके इंजीनियर साहब लेआउट कराएंगे तो उसका जो भी है आगे बढ़ा दीजिए।
और ऊपर बढ़ाइए, और ऊपर, और ऊपर। हाँ, ये आप लेआउट के टाइम में ये सब पॉइंट आपका, ये सेंटर पॉइंट ए और ए जो भी अलाइनमेंट आपका फिक्स हुआ रहेगा, इसको परमानेंट फिक्स कर लें। परमानेंट फिक्स मतलब पूरा एक क्या कर लकड़ी का बना करके उसमें कांटी 1 इंच का ठोक करके और चारों ओर प्लेटफार्म बना करके कल होकर के आप थियोडोलाइट रख करके जब भी आप इसका टिल्ट शिफ्ट का भी आप टेस्ट कर जाँच करते रहेंगे। उसके बाद जो आप पॉइंट देंगे एबटमेंट और पियर का, इसके दोनों साइड में एलॉन्ग रिवर डायरेक्शन 20-25 मीटर पर आप रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दें। फिर एलॉन्ग ब्रिज डायरेक्शन में भी कर दें कि कल होकर के हर सिंकिंग के बाद आपका इंजीनियर यहाँ से खड़ा होकर के उसका शिफ्ट का जांच करे और टिल्ट की जांच करें। साथ साथ आप टिल्ट शिफ्ट रजिस्टर आप वहाँ पर आप मेंटेन करते रहें। ये जब आप शुरू करते हैं तो इसके पहले कटिंग एज डालने से पहले आप जनरली हर एजेंसी, हमारे भी संवेदक जो काम किए हैं लोग इसमें ढिलाई करते हैं, आप हमेशा 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब कंक्रीट ब्लॉक ढलवा लीजिए 10-15 की संख्या में। ये आगे आपका जब भी कुआं टिल्ट करने लगेगा तो काम आएगा। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बढ़िया मटेरियल से ही ढलाइए। जो आपका साइड पर स्टॉक करते हैं चिप्स, जो नीचे वाला पोर्शन डस्ट वाला रहता है, उसी से खराब जो बालू है उसी से आप उसको ढलवा करके लेकिन रखवा लीजिए। कल होकर के कुआं जब टिल्ट शिफ्ट करने लगेगा तो काम आएगा। उसके बाद आप जो वाइब्रेटर रखते हैं वो हमेशा ब्रिज में 60 mm से कम डाया का नीडल वाइब्रेटर मत रखिए। 25 mm भी मिलता है, 40 mm भी मिलता है, लेकिन आपका 60 mm का नीडल वाइब्रेटर रखिए। और एक आगे जो अभी चर्चा हुई कि नीचे यदि हार्ड सॉइल स्ट्राटा आ जाता है तो उसके लिए आप ISMB RS ज्वाइंट मतलब 12 इंच बेटर होगा, 15 इंच या 18 इंच डेप्थ वाला हेवी, उसमें आगे नोकीला बना करके वो चीजल साइड पर रखिए कि कभी कुआं यदि आपका फंसता है तो आपको चिजलिंग करके वो आप उसे निकाल सकते हैं, सिंकिंग में आसानी होगी। इसके साथ साथ है कि आप शटरिंग प्लेट अच्छे स्टील प्लेट अपने एजेंसी से इस सबकी व्यवस्था टाइट पकड़वा लें। आपका बूट, रबर ग्लव्स, इस सब का भी व्यवस्था आपको रखवा लेना है। अब आ जाते हैं कटिंग एज प्लेसिंग का। एक कटिंग एज में जनरली मैक्सिमम गलतियां लोग करते हैं। ये जो कटिंग एज हम बनाते हैं 2 एंगल और एक प्लेट का, जनरली जब इसका फैब्रिकेशन होता है तो जो हमारा एंगल का साइज है उसी के साइज में लोग प्लेट बना देंगे। ये हमेशा 10 mm ज़्यादा होना चाहिए। यदि 110 का आपका जैसे नमूना दिया हुआ है, 110 का आपका एंगल है तो 110 ये हो गया 220। तो हम जो प्लेट लगाएंगे ये हम लगाएंगे 10 mm ज़्यादा 240 का, क्योंकि यही एज, इसका नाम ही कटिंग एज है, कुआं को आसानी से नीचे ले जाता है काटते हुए। तो ये रहना चाहिए 10 mm ज़्यादा। और एक थ्रू आउट वेल्डिंग होनी चाहिए। जहाँ तहाँ आपको चूंकि सिंगार लोग तो दे देंगे वो टर्न पर बनाने के लिए मिस्त्री को फैब्रिकेशन के लिए, लेकिन आपको तो जहाँ तहाँ टाँका मार कर दे देगा। तो आपको थ्रू आउट वेल्डिंग ऊपर और नीचे चारों ओर कराना है। अब है कि जब जैसे 6 मीटर डाया का वेल है, 8 मीटर डाया, 6 मीटर डाया भी है तो पाइपिंग लगभग 21-22 मीटर पेरीमीटर हो जाता है। आपका एक प्लेट जो है या एंगल 12 मीटर से ज़्यादा का नहीं मिलता है। तो एक दूसरे को जब भी ब्रेस करेंगे तो इस ढंग का आपका 600 चौड़ाई का प्लेट ले लीजिए। ये यदि 16 mm है तो ये 12 mm थिकनेस से कम का प्लेट नहीं होना चाहिए। कर्नल जी, आपको जो भी इनका अनुभव रहा है इतना लंबा ब्रिज कॉर्पोरेशन में, जी सर, फाउंडेशन, पाइप फाउंडेशन, तो हमारे जो कारपालक अभियंता है
वो भी ध्यान से सुने, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके इंजीनियर आए हैं, ये आपको लाभकारी चीज़ें बता रहे हैं। यदि ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे तो सस्ता ही पड़ेगा। तो काइंडली इसको नोट करें और इसको दिमाग में हटाएं कि हाँ ये लाभकारी चीज़ है। इतना अच्छे प्रोफेशन में आप हैं, सदा बने रहें, इसके लिए निश्चित रूप से चीज़ों को ध्यान से नोट कीजिएगा। तो ये और इसको चारों तरफ ये ध्यान ये रखना है कि यदि हमारा ये 240 mm है, ये हमने दिखाया है कि ये 240 mm का आपका प्लेट है, तो जो भी हम स्प्लाइस लगाएंगे वो 220 का ही लगाएंगे। जनरली गलती कर देते हैं कि ये भी प्लेट लगा देते हैं 240 का, जिसके वजह से आपका ये ब्लंट हो जाता है। ये कुआं सिंकिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये हमेशा उसे 10 mm कम का ही आपको लगाना है। इस जगह आपको बोल्ट लगा करके वेल्डिंग के अलावा बोल्ट भी लगा रहेगा कि कटिंग एज कहीं नीचे हार्ड स्टार्टा पर या नीचे आप नहीं जान रहे हैं, कुछ पत्थर आ जाए, कुछ आ जाए, तो वहाँ पर आपका कटिंग एज डिस्टर्ब नहीं हो सके। अब आती है उसमें जो वर्टिकल बार लगाते हैं, ये वेल कर्व में जो आउटर लोहा है वर्टिकल, वो इसी एंगल से लगता है। इस एंगल में टॉप में जनरली करेगा क्या कि वहाँ पर वेल्ड कर देते हैं लोग, जबकि स्टील का वेल्डिंग हमेशा क्या कहते हैं हार्मफुल है। तो इसमें थ्रेडिंग करके यहाँ देखिएगा ऊपर भी एक बोल्ट लगा हुआ है, नीचे भी बोल्ट है, और बीच में आपका वाशर दे करके बोल्टेड करके इसको रख देना है। और वेल कर्व में जो लोहा लगाएंगे, वर्टिकल बांधना शुरू करेंगे, तो ये एंकर बार जो है ये भी हम हर स्थिति में लगा कर रखना है। वेल्डेड करके आपका इस एंगल से वेल्डेड होकर के लगा रहेगा। उसके बाद हम लोग वेल कर्व की ढलाई करेंगे, रेनफोर्समेंट बांधना शुरू करेंगे। अब ध्यान देना है कि जब कटिंग एज हम लोग रखते हैं तो कटिंग एज कभी भी जमीन पर नहीं रखेंगे। कटिंग एज हमेशा जमीन को, यदि ड्राई पोर्शन में आप काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, आपका पैसा बचेगा। आप 1.5 मीटर से 2 मीटर गड्ढा करके तब कटिंग एज प्लेस कीजिए कि आपका 2 मीटर सिंकिंग का खर्च बचेगा। 2 मीटर गड्ढा खोदने में आपका मुश्किल से 10 मिनट में जेसीबी खोद देगा, लेबर में भी ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन वहीं 2 मीटर सिंकिंग करने में आपका 1.5 खर्च होगा। तो 2 मीटर आप गड्ढा खोद करके इसके नीचे आप वुडन स्लीपर रखिए और उस वुडन स्लीपर के ऊपर इसको रख करके तब आप वेल कर्व का शटरिंग प्लेट लगाइए। वेल कर्व का शटरिंग लगा करके उसकी ढलाई कीजिए। इसका वेल कर्व की ढलाई कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये नहीं कि आधा आज ढलाई किए फिर आधा कल ढलाई किए, ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और एक लेयर 450 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड में पूरी ढलाई ऊपर कर दिया, अगला साइड में रखा ही नहीं, तो आपका शुरुआते में वेल कर्व टिल्ट कर जाएगा। तो चारों तरफ एक लेवल में ढलाई कराइए और वाइब्रेटर भी चलाते रहिए। वाइब्रेटर चलाने का भी तरीका हर आपको भी जानना चाहिए, आपके इंजीनियर को जानना चाहिए। वाइब्रेटर कभी भी टेढ़ा करके नहीं चलेगा, हमेशा वर्टिकली रहेगा वाइब्रेटर। और वाइब्रेटर 10 सेकेंड से 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा एक जगह पर नहीं चलना चाहिए। ज़्यादा चलाइएगा वो सेग्रीगेशन होगा, गिट्टी कहीं जाएगा और वहीं पर आपका हनीकॉम्ब आ जाएगा। ठेकेदार लोग कहते हैं कि ना सर यहाँ वाइब्रेटर नहीं चला इसलिए हनीकॉम्ब आ गया, वाइब्रेटर ज़्यादा भी चल गया इसके लिए भी हनीकॉम्ब आ जाता है। तो हमेशा इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़िए। जब ढलाई करते हैं इन सब का नोटिंग हम आप ही लोगों के भाषा में, आसान भाषा में लिखे हैं। इसका एक एक कागज कॉपी रखिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। वेल कर्व का बाहर का ढलाई जब कर दिए तो बाहर का शटरिंग आप 24 घंटा के बाद खोल लीजिए, लेकिन अंदर का जो इंक्लाइन शटरिंग है वो 3 दिन से पहले नहीं खोलना है। और 1 सप्ताह तक मिनिमम उसका क्यूरिंग कराइए, जूट बैग रख करके क्यूरिंग कर दीजिए और तब उसके बाद सिंकिंग कीजिए। वेल कर्व की सिंकिंग कभी भी मशीन से नहीं होगी,
क्रेन से या मीन्स मशीन से नहीं कराई जाएगी। वो जब भी कराइए मैनुअली कराइए कि उसमें स्टील शिफ्ट की संभावना कम से कम हो सके। तो पहला लिफ्ट की ढलाई कम से कम आधा वेल कर्व आप मैनुअली सीम करा लीजिए। उसके बाद तब आप पहला लिफ्ट की ढलाई कराइए। पहला लिफ्ट 2 मीटर से ज़्यादा नहीं ढलवाना है और लिफ्ट की ढलाई 2 और ऊपर बढ़ा दीजिए। वेल एक्सटेंड और ऊपर बढ़ा दीजिए। ये तो टेक्निकल चीज है, आपकी जरूरत नहीं है। पहला लिफ्ट की ढलाई 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद तब फिर सिंकिंग कराइए। सिंकिंग में ध्यान यही देना है कि हर टिल्ट की को आप चेक करते रहिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो क्रेन वाले के भरोसे मत रहिए। एक सिंकर को जरूर रखिए। रेट में आपका सिंकर का भी रेट मिलता है रेट एनालिसिस में। एक सिंकर रखिए, वो हमेशा वहाँ आपका स्टेनिंग पर खड़ा होकर के वो आपको ग्रैब को, जिसको झाम बोलते हैं, वो हमेशा सेंटर पोजीशन में गिराते रहे और वो देखते रहेगा। सिंकर का यही काम है कि यदि कुआं कहीं टिल्ट कर रहा है, इधर ऊंचा पोजीशन आ रहा है, टिल्टेड प्लेन जो हायर प्लेन है, उसी साइड से वो मट्टी निकालेगा। वो टाना से खींच करके ग्रैब को उसी जगह गिराएगा जिससे कि उसको सही पोजीशन में लाया जा सके। और एक और ध्यान देना है कि जो आप नीचे से ग्रैब से मट्टी निकालते हैं उसको कभी भी एक साइड में इकट्ठा मत होने दे, डंप मत होने दीजिए। यदि डंप हो भी जाता है तो तुरंत उसको निकाल करके बाहर डिस्पर्स कर दीजिए। एक साइड में रहेगा तो कुआं के टिल्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यदि इनकेस आपका, हाँ एक और चीज़ ध्यान देना है, कोई भाई साहब बोल रहे थे कि इतना नीचे चला गया, अचानक नीचे कुआं जंप कर गया, उसको जंप करना बोलते हैं। हमेशा जो आपका इंटरनल डाया ऑफ वेल है उसके आधा से ज़्यादा हमको सम्प नहीं बनाना है। यदि अंदर का डाया 5 मीटर है या 4.5 मीटर है तो 2.25 मीटर से ज़्यादा आपको सम्प नहीं बनाना है। कुआं नहीं जा रहा है आप ऊपर से, इसीलिए जो वो कंक्रीट मोल्ड ट्यूब ढाले हैं, कंक्रीट का ब्लॉक ढाले हैं, उसका लोडिंग दीजिए और उसका एक कीजिए, सिंकिंग करते रहिए, मट्टी निकालते रहिए, कुआं खुद जाएगा। और ज़्यादा सम्प बना दीजिएगा तो वहीं कुआं जंप करेगा। सिंकिंग में डिवाटरिंग को अवॉइड कीजिए। यदि नीचे सिल्टी लेयर आ रहा है, सैंड आ रहा है और उसमें आप डिवाटरिंग आपका सिंकर पे, चूंकि आप ठीका पर रखे हैं, ऊपर मीटर आपका क्रेन वाला लिया है, जितना मीटर सिंक करेंगे इतना पैसा लेंगे, वो डिवाटरिंग करना शुरू कर देगा। अब डिवाटरिंग में होगा कि वहीं सैंड ब्लो की संभावना हो जाएगी, तो उस सबसे डिवाटरिंग को अवॉइड करना है और सिंकिंग पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। एक सवाल वहाँ किन्हीं का आया था कि हम जब कुआं का काम शुरू किए उस समय वहाँ 2 मीटर पानी था और अभी जा करके वहाँ 8 मीटर पानी हो गया, क्या करेंगे? तो ध्यान देना है कि 20 दिन आपको वर्क ऑर्डर मिल गया, आपका अलाइनमेंट फाइनल हो गया, GAB में आपका ग्राउंड लेवल आपको दे दिया गया, उस दिन से आपका वो साइट आपका हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि अगले सीजन में जहाँ हमको कुआं बैठाना है वहाँ पर हमारा डेप्थ स्कावरिंग ज़्यादा नहीं हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी सेतु में एक जगह भी हम पूरे कुआं को बैठाने में कहीं भी फ्लोटिंग केसिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सब जगह आइलैंड बना करके ही काम हुआ है। 5 मीटर तक यदि पानी का डेप्थ है तो हम लोग आराम से आइलैंड बनाकर काम कर सकते हैं। 5 मीटर से ज़्यादा है तब वहाँ फ्लोटिंग केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको साइट मिला है, आप देख लीजिए कि अगले जगह नदी में ज़्यादा गड्ढा है तो आप ऑफ स्ट्रीम साइड में स्पॉर बनवा करके आप वहाँ पर काम कुआं बैठा सकते हैं। हमारे साथ वो श्री किशोर राय बैठे हुए हैं, हथौड़ी घाट में इन्होंने काम किया बागमती में, और वहाँ गहराई ज़्यादा थी। हम लोगों ने उनसे स्पॉर बनवाया
और अगले सीजन में वहाँ पानी का ग्राउंड लेवल ऊंचा हो गया, आराम से हम लोग वहाँ बैठा सके। तो ये आपका साइट है, आपको व्यवस्था करना है, विभाग उसके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करेगा आपको। और कोई सवाल हो वेल से संबंधित तो पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरा चीज कि अब आगे जब आपका कुआं फाउंडिंग लेवल तक चला जाए तो बॉटम प्लगिंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉटम प्लगिंग। बॉटम प्लगिंग जो भी है, जो हमारा वेल कर्व का डायमीटर है उसके 6वां हिस्सा से कम नहीं होना चाहिए। वो नीचे संप उससे कम का नहीं बनना चाहिए। और जब संप बन जाता है तो वो बॉटम प्लगिंग हमेशा कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, उसको बीच में आपको नहीं रोकना है। और पुराने जमाने में हम लोग प्लगिंग बॉक्स से प्लगिंग करते थे। अब आप क्रीमी पाइप 200 mm डाया का, जिससे आप पाइल फाउंडेशन पाइलिंग का काम करते हैं, कंक्रीटिंग, उसी से आप प्लगिंग का काम कीजिए। और प्लगिंग हमेशा वेल कर्व से 300 mm ऊंचा पर आपको ऊंचाई ज़्यादा बढ़ाकर करना है, वेल कर्व से 300 ज़्यादा। और बॉटम प्लगिंग करने के बाद 7 दिन तक कोई एज पर IRC कोड 7 दिन तक न सैंड फिलिंग करना है, न डिवाटरिंग करना है। 7 दिन बाद आप उसमें सैंड फिलिंग करेंगे, इंटरमीडिएट प्लगिंग करने की जरूरत नहीं। और किसी में टॉप प्लगिंग का जनरली टॉप प्लगिंग अबटमेंट में होता है, तो अबटमेंट में आपका ऊपर तक मट्टी डालकर, क्या कहते हैं, सैंड डालकर और टॉप प्लगिंग करते हैं। टॉप प्लगिंग 300 से कम नहीं होना चाहिए और इंटरमीडिएट प्लगिंग 500 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका वेल कैप उसके ऊपर आ जाएगा। तो वेल कैप के लिए है कि जब आपका वेल स्टेनिंग, जब अंतिम ढलाई करनी हो उसको लास्ट लिफ्ट की, उसी समय आप उसमें अरेंजमेंट कर दें कि क्या कि वेल कैप में ढालने के लिए और जगह सर्चिंग, तो वहाँ ड्रेज होल तो रहता है बीच में, वहाँ नीचे से क्या सपोर्ट दीजिएगा। तो आपको अलग से उसमें पहले तो लोग बल्ला या स्लीपर डाल करके करते थे, वुडन स्लीपर। अब है कि कंक्रीट का भी 10 इंची बाई 12 इंची या 10 इंची बाई 15 इंची का पहले प्री कास्ट गटर रख लीजिए और उसको कैसे सेट करें 1-1 मीटर के स्पेसिंग पर, उस हिसाब से आप सीमेंट में बालू का बोरा, बालू के क्या कहते हैं, सीमेंट बैग में बालू भर करके और ढलाई के टाइम में ही आप स्टेनिंग के टॉप पर रख दीजिए कि कल होकर के उसी पर आप वो प्री कास्ट गटर को रख करके बढ़िया से आप शटरिंग कर सकते हैं और शटरिंग करके वेल कैप की ढलाई कर देनी। और ये कोई सवाल आप लोगों को हो तो पूछिए। क्या इधर से कोई बताइए? अरे इधर से किसी ने वेल का काम किया है इस साइड से? कोई क्वेश्चन है? जी बताइए। हाँ, क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, काम समझ आ रहा है? ये सर जी सर। लाभान्वित हो रहे हैं आप लोग? जी कोई बताएगा कि इन्होंने अभी तक क्या बतलाया, क्या कुछ लाभान्वित हुए, कुछ मोटा मोटा पॉइंट? इन्होंने वेल किया है उनको छोड़ करके नए सीखने वालों से तो माना जाएगा ना कि लेक्चर का कुछ पार्ट गया, इसको मान लीजिए भाषण भेजा में गया, ऐसा है? इससे रिपीट कराया जाए, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है। एक चीज और जो हम प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि, और खासकर से यहाँ स्कूटी इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए भी, कि साइट पर जो भी मटेरियल आप रखवाते हैं उसका स्टैकिंग की व्यवस्था
आप लोग खुद अपने से देख लें, संवेदक के इंजीनियर हैं वो भी देख लें कि जहाँ भी आप सीमेंट रखवा का गोदाम आप रखवा रहे हैं वो आपको पूरा वाटर एयर टाइट रहना चाहिए और सीमेंट कभी भी 15 बैग से ज़्यादा हाइट में आपको नहीं रखवाना। एक लेयर 15 बैग तक का ही रखवाइए। हर महीने बाद उसको कम से कम एक बार उलट पुलट करवा दीजिए, प्लास्टिक कवर से उसको रखवा करके सुरक्षित रखिए। ये आप और जो भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है उसके 2 महीने के अंदर उसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। 2 महीने बाद उसका स्ट्रेंथ घटना शुरू हो जाता है, 3 महीने बाद हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं उस सीमेंट को। और रेनफोर्समेंट के लिए 99% साइट पर जो भी ट्रक से छड़ आता है उसको जमीन पर ही लोग रख देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि ठेकेदार साहब लोग कृपा करेंगे तो नीचे से 2 बांस लगा करके रख देंगे, जो कि बांस मट्टी में ही चला जाएगा, पूरा जंग से आपका छड़ मट्टी से लगा रहेगा। तो इसके लिए मैं जो व्यवस्था करवाता था कि ईंटा का वाल 5-5 फीट पर मैं पैरेलल में खड़ा करवा देता था, 4 फीट ऊंचा। जो भी आएगा आपका स्टील उसी पर रख देना है कि वो जमीन से उसका लगाव नहीं रहे। और यदि बरसात आने लगे, आपका काम नहीं हो रहा है, तो तार बर्फ से मार करके रेड ऑक्साइड से पेंट करके उसको रख दीजिए कि अगले सीजन में आपका जंग रही। ऐसा कोई किया है क्या कार्बोलिक व्यवस्था बताएं जिन्होंने वेल का काम किया हो या पाइप का, ऐसा कुछ किया है साइट पर? आपने रखा है जो कार्बोलिक व्यवस्था हमारे RWD के, वो बतलाएंगे क्या स्टील को कैसे रखवाते हैं, सीमेंट को कैसे स्टोरेज कराते हैं साइट पर। यदि ऐसा नहीं कराए तो कराइएगा। सर बॉटम प्लगिंग सर कैसे चेक होगा कि ये मेरा बॉटम प्लगिंग सही है कि फेल कर गया? ठीक बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। फेल कर गया है कि कैसे जानेंगे कि कितना हुआ है? नहीं सर, जैसे डायमीटर मेरा सर 6 मीटर है। हाँ। हमने सम बना दिया सर 7 मीटर। 7 मीटर तक हम लोगों ने बॉटम प्लगिंग कर लिया। तो सर ये अगले 24 घंटे में कैसे मालूम चलेगा कि हमारा बॉटम प्लगिंग सही हुआ या फिर गलत हो गया? हम दोनों सवाल का उत्तर देते हैं। यदि 30 मीटर का आपका कुआं है, हम वेल कर्व सहित कटिंग एज से ऊपर तक का डेप्थ मान रहे हैं 30 मीटर। सम्प आपने बनाया 1 मीटर, 31 मीटर। तो एक आप लंबा रस्सी लीजिए, वो ये वाला शुद्ध वाला रस्सी, ये प्लास्टिक का नहीं, जो कॉटन का, और उसमें आप 31 मीटर पर आप एक गांठ बांध दीजिए। तो वो नापने में काम आएगा कि आपका सम्प 31 मीटर बन गया। अब है कि आपको ये 2 मीटर, सपोज कीजिए 2 मीटर का वेल कर्व है, 1 मीटर सम्प है, 3 मीटर 300 ऊपर ले जाना है। 3 मीटर 300 पर 31 मीटर में फिर 3 मीटर 300 पर एक गांठ बांध दीजिए। उसके बाद आपने प्लगिंग शुरू किया, बीच बीच में नापते रहिए। जब वो 3 मीटर 300 पर गांठ के ऊपर वाला गांठ पर आपका आ जाए तो समझिए कि आपका प्लगिंग पूरा हो गया। और आपने अभी प्लगिंग कर दिया, अगले दिन 24 घंटा बाद आप डेप्थ नापिए। यदि वो सेम वही डेप्थ आता है, इसका मतलब प्लगिंग आपका फेल नहीं किया। और जनरली प्लगिंग फेल नहीं होता है यदि कंटिन्यूअस आप ढलाई कर रहे हैं और वहाँ आर्टिजन वेल की स्थिति नहीं है। तब वो आर्टिजन वेल की स्थिति आपको प्लगिंग से पहले पता चल जाएगा। कहीं कहीं होगा कि जब भैया प्लगिंग का पोजीशन आया तो वहाँ नीचे से पानी आपका वेल स्टेनिंग के टॉप से होकर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जी, वो बिल्कुल होना चाहिए। प्लगिंग करने से पहले वहाँ का जो आपका फाउंडिंग लेवल है, उस फाउंडिंग लेवल का मट्टी निकालिए। मट्टी निकालकर आपको स्कूटी इंजीनियर के थ्रू उनके सिग्नेचर से वो जाएगा जांच में, और वहाँ से जो उसका फाई का मान आया है वो चेक करना होगा कि डिजाइनर ने उसी फाई पर फाउंडिंग लेवल रखा है कि नहीं। दोनों यदि मैच कर जा रहा है तो वो आपकी मिट्टी सही है प्लगिंग के लिए, वो फाउंडिंग लेवल सही है। और केवल मट्टी की जांच ही नहीं करनी है, उस जगह का आपका टिल्ट शिफ्ट
का भी डाटा बनाकर भेजना होगा कि परमिसिबल जो शिफ्ट है वो 150 mm से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, और परमिसिबल जो आपका टिल्ट है वो 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ गए। उसके अंदर में यदि रहता है तब आपका वो स्कूटी इंजीनियर आपको ऑर्डर देंगे। और स्कूटी साहब के पास एक और पावर है, यदि आपका परमिसिबल टिल्ट शिफ्ट आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके थिंकिंग में उस हिसाब से रेट का डिडक्शन भी कर सकते हैं। कहिए तो बता दें इन लोगों को, वो कटना भी शुरू हो जाएगा, वो 5% से लेकर 20% तक आपका रेट काटा जाएगा। इसीलिए उस टिल्ट शिफ्ट पर ध्यान दीजिए। वो हमेशा, अब एक चीज इनके इंजीनियर लोगों के लिए, कोई इंजीनियर है किसी कंसल्टेंट को, वो टिल्ट कैसे नापते हैं बताएं हमको। वेल का टिल्ट कैसे नापेंगे? जब आपका कुआं पहुंच जाए जहां पर, मान लीजिए 1 लिफ्ट का आपने ढलाई किया, अब आपको वहाँ का शिफ्ट तो आराम से नाप सकते हैं। जो आपने रेफरेंस पिलर दिया है, उस रेफरेंस पिलर से मोटा मोटी आपको पहले से पता है कि कुआं का सेंटर हमारा रेफरेंस पिलर से कितना दूर पर है, एलोंग आपका ब्रिज डायरेक्शन। तो अब जब कुआं आ गया तो फिर नाप लीजिए कि हमारा उतना डिस्टेंस पर है कि नहीं। हालांकि टेप से नापने में दिक्कत भी हो सकती है, तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, टोटल स्टेशन आ गया है। उस रेफरेंस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोट करके रखिए, और टोटल स्टेशन से आप देख लीजिए कि हमारा वो कितना mm आगे पीछे गया है। इससे आपका शिफ्ट का पहचान हो जाएगा। और उससे भी जरूरी है टिल्ट को मेंटेन करना। यदि आपका टिल्ट अंडर कंट्रोल है तो शिफ्ट होने की संभावना ही नहीं। जब टिल्ट एक्सेस होगा तब ये शिफ्ट का पोजीशन आएगा। रेयर केस होता है, कभी वैसा सैंड ब्लो का पोजीशन आ गया तब कुआं अचानक शिफ्ट कर सकता है। तो टिल्ट नापने के लिए है कि उसके चारों डायरेक्शन में, एलोंग रिवर एलोंग ब्रिज डायरेक्शन, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जनरली हम लोग ओरिएंटल को एक्स एक्सिस मानते हैं, लेकिन इस केस में जो हमारा एलोंग ब्रिज डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है। उस एक्स एक्सिस में दोनों किनारे का आपने लेवल ले लिया। फिर वाई डायरेक्शन मतलब एलोंग रिवर डायरेक्शन, उस दोनों डायरेक्शन का आपने लेवल ले लिया। उस दोनों का डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस को आप डिवाइड कर दीजिए डाया ऑफ वेल से, वहीं आपका ये देगा, टिल्ट देगा। वो हमेशा 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 180 से ज़्यादा हो जाता है और 160 तक आता है, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो आपका 5% रिडक्शन सिंकिंग रेट में विभाग कर लेगा। उसी तरह से शिफ्ट के लिए है। तो ये सब कंट्रोल टिल्ट शिफ्ट को करके ही आपको काम करना है। वेल फाउंडेशन में सबसे बड़ा रिस्क यही टिल्ट शिफ्ट को कंट्रोल करके चलना है। नहीं तो अब कल होकर के यदि वो 150 mm 250 300 mm यदि आपका कुआं शिफ्ट कर गया तो फिर आपको रीडिजाइन की नौबत आ जाएगी। वेल कैप का रीडिजाइन कराना पड़ेगा। उसके चलते यदि आपका कुआं का स्पाइन लेंथ बढ़ता है तो सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन कराना पड़ेगा, हैमर हेड का डिजाइन कराना पड़ेगा, और ये सब का खर्च एजेंसी को अपने खर्च रिस्क कॉस्ट पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से पेमेंट की व्यवस्था नहीं रहती। जो आपकी गलती से कहीं कोई अंतर आता है वो एजेंसी के ऊपर रहेगा। इसीलिए वेल फाउंडेशन में आपको शुरू से लेकर जब तक आपका कुआं का काम नहीं खत्म हो जाता है, वेल कैप आप नहीं कर लेते हैं, तब तक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ आप लोग पूछेंगे तब हमको बताने में ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला चला दीजिए, वेल फाउंडेशन में बर्थ लास्ट वाला
ऊपर चलेगा तो नीचे और लगे नहीं, ये तो वो है उसके उसके और ऊपर और वेल फाउंडेशन कार्य में बरती जाने वाली सावधानियां। हाँ, ये जरा गौर से देखिएगा। सेंटर लाइन पिलर एवं रेफरेंस पिलर के साथ साथ टीबीएम को सुरक्षित रखें। ये टीबीएम पाइल फाउंडेशन में और वेल फाउंडेशन में टीबीएम का महत्व समझ लीजिए। यहाँ पर जो सर्वे के टाइम में जो लेवल आपके कंसल्टेंट ने फिक्स किया है वो चीज़ वहाँ डिविजनल इंजीनियर के पास, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के पास वो डाटा रहनी चाहिए। इतनी सरल भाषा में आप लोगों का न्यूज नहीं खुल रहा है, ये थोड़ा सा बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है और कॉन्ट्रैक्टर है। एग्जीक्यूटिव को तो एक मौका और मिलेगा 30 जून को, तो आप लोगों को तो नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर और उनके इंजीनियर को तो बाद में मिलेगा। काम तो अभी सेंक्शन हो रहे हैं, अवार्ड भी हो रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस सरल भाषा से चीज़ों को सीख लें। ये अमूल्य चीज बताई जा रही है, जिनको आता है वो योगदान करें और सुधारने के लिए, जिनको नहीं आता है वो सीख लें। तो वो टीबीएम जो रहेगा, जो वहाँ पर लेवल लिखा हुआ रहेगा, उसी लेवल से आपको फाउंडिंग लेवल निर्धारित करना है कि कुआं कहाँ तक हमारा सिंकिंग होगा, वो उसी पर निर्भर करता है। इसलिए टीबीएम को आपको सुरक्षित रखना है। रेफरेंस पिलर को शिफ्ट के चेक करने के लिए सुरक्षित रखना है। अब आ गया वेल कर्व की ढलाई के पश्चात जब वुडन लॉक कटिंग एज से हटाया जाए तो उसका टिल्ट शिफ्ट चेक कर लें। जब वेल कर्व की आप ढलाई कर लेते हैं, उसके बाद नीचे से पहले जैसे हम बताए थे कि कटिंग एज के नीचे वुडन लॉक रखेंगे, उसको जब हटाने लगिए तो उस समय भी चेक कर लीजिए कि हमारा कुआं टिल्टेड तो नहीं है। यदि टिल्टेड है तो उस समय उसको सीधा करना ज़्यादा आसान है। वुडन लॉक का साइज आप 6 इंची बाई 1 फीट, ऊपर का विड्थ 6 इंची और उसका डेप्थ जो है 1 फीट वो रखिएगा। लंबा रखिए 1.5 फीट लंबा, और उसको 3 फीट के स्पेसिंग पर उसको रखवाइए चारों। सर एक क्वेश्चन था सर वेल फाउंडेशन का सर लेआउट जो है थोड़ा क्लियर किया जाए सर, कि किस तरह से लेआउट किया जाएगा सर। वेल फाउंडेशन का लेआउट सर, अपार्टमेंट से क्लियर का और अपार्टमेंट का दोनों। जी सर। वो वाला वो जो ड्राइंग था वो ड्राइंग निकाल नहीं सर, वो उस ड्राइंग को तो हम समझ गए सर। हाँ। लेकिन जो हम टीएस से जो पॉइंट मार्क ये देंगे, हम उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेंगे, कहाँ वो मिलेगा हमको, कहाँ से? साइड पे कुछ भी नहीं है, साइड पर कुछ भी नहीं है। जी, जो जी। अपने पहला चीज तो आप देख लीजिए, जो एवर्टमेंट से पियर पॉइंट जो रख रहे हैं वो डिस्टेंस आपको नापना है। आपका वो तो सर हम डिजाइन से ले लेंगे सर। हाँ। लेकिन अपार्टमेंट का जब लेआउट करेंगे सर, तो अभी तो साइड पे वहाँ पे वाटर लॉगिंग एरिया है, वहाँ कुछ भी अभी नहीं है। तो हम वहाँ पे साइड पे गए तो फिर हम अपार्टमेंट का जो हम पॉइंट देंगे, लेआउट जो करेंगे, तो हमको रेफरेंस पॉइंट कुछ चाहिए सर लेआउट के लिए। जिस समय आपका सर्वे हुआ है, जी आपका काम कॉन्ट्रैक्टर का काम या कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर का काम साइट सिलेक्शन करना नहीं है। आपको साइट अलाइनमेंट सिलेक्ट करके आपके जो कंसल्टेंट है वो पहले से वो फिक्स कर चुके हैं। ये सर ड्राइंग सर मिला है हमको सर। हाँ। लेकिन उसमें सर कहाँ कुछ दिखा रहा है, सिर्फ वहाँ का जो है वो टीबीएम भी नहीं है, जो टीबीएम वैल्यू दिखा रहा है। जहाँ जिस का समय वो नहीं था, जिस समय यही एक दिन हमारा क्लास इस पर ही हुआ था, जिस समय डीपीआर बनाने जाएंगे वो कंसल्टेंट जाएंगे, उस समय वो फिक्स रहेगा कि हम किस हमारा अलाइनमेंट ब्रिज का एक्चुअल अलाइनमेंट क्या है, और वो अलाइनमेंट का कोऑर्डिनेट उनके पास रहेगा। उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर आपको एवर्टमेंट बैठाना है या बैठाना है। अच्छा ठीक है सर, तो विभाग से ले लिया जाएगा। हाँ, ठीक सर। वो आपको फिक्स अलाइनमेंट आपका फिक्स करना आपका काम नहीं है। वो उस समय करेंगे कि नेचर ऑफ उसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं क्या मिला है। तो इसी रिगार्डिंग सब कुछ। हाँ। और हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि यदि वो 2175 का हमारा ब्रिज है, यदि 4 गुना 2175 है, तो आप 2175 के डिस्टेंस पर वो पॉइंट मत दे दीजिएगा। 2175 जो है वो स्पैन डिस्टेंस है, वो बियरिंग टू बियरिंग का डिस्टेंस है, जबकि आपको सेंट्रल लाइन डिस्टेंस वहां पर मार्क करना है जमीन पर। तो जनरली यदि MORTH का ड्राइंग है
तो 2175 है तो 285 इधर 285 इधर, मतलब सेंटर ऑफ क्रॉस गर्डर इंड क्रॉस गर्डर के बाहर में 285 डिस्टेंस आता है और बीच का 40 mm एक्सपेंशन ज्वाइंट है उसका 20 mm, मतलब 305 प्लस 305 जोड़ लीजिए। जी 610 सर। 610 mm सर। क्या 610? हाँ वही हुआ ना, 285 प्लस 20। जी जी सर। 305 610। जी सर वो तो है। वही होगा यदि MORTH का ड्राइंग है तब, लेकिन यदि कंसल्टेंट का ड्राइंग है तो आपको ड्राइंग देख लेना होगा। ठीक सर, है सर ड्राइंग में दिखाया है 610। हाँ। ठीक ना, उससे तो सेंटर सर निकाल हाँ, सकते तो उसे कर लीजिए। ठीक है। अपार्टमेंट कम डिस्टेंस का, हाँ अपार्टमेंट का P1 का डिस्टेंस हाँ कम हो वो जाएगा। हाँ वो तो देखना होगा कि आपका अपार्टमेंट का जो पर जो रखा है बियरिंग उसका क्या स्थिति है, मतलब अपार्टमेंट का शाफ्ट है, उस अपार्टमेंट के शाफ्ट के सेंटर में बियरिंग रखा हुआ है या शाफ्ट के इसेंट्रिक रखे हुआ है, उस पर निर्भर करता है। वेल सेंटर एंड बियरिंग सेंटर को चेक करना पड़ेगा। हाँ वो चेक करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि जो अपार्टमेंट शाफ्ट हो उसका सेंटर जो हो बियरिंग का सेंटर अपार्टमेंट शाफ्ट के सेंटर में, इसीलिए वो ड्राइंग देख लेना होगा। सर एक प्रॉब्लम और आता है सर साइड पे, तो जैसे सर सपोज दो इधर बोल रहे हैं, आपका चेहरा देख सर रहे हैं। यहाँ दो स्पैन का ब्रिज है सर। हाँ अप्रोच लेंथ उसका है 100 मीटर, ए वन साइड ए टू साइड 100 मीटर। तो अपार्टमेंट का हाइट दिया है 3.5 मीटर और पियर शाफ्ट का हाइट दिया है 4.5 मीटर और 3.5 मीटर दिया अपार्टमेंट शाफ्ट का। तो उस केस में जो है कॉन्ट्रैक्टर डिवाटरिंग जब लगाते हैं नदी में तो उस लेवल से उसके अफारन के अकॉर्डिंग नीचे नहीं जा पाते हैं कैप में। तो ये लोग बोलते हैं मुझे डिवाटरिंग का पैसा अमाउंट मेरे पास नहीं है, तो कितना नीचे मशीन लगावे, कहाँ से मशीनरी लावे, तो हम नीचे जाते हैं। उस केस में क्या होता है ब्रिज का हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अप्रोच जो उसका है सही से बन नहीं पाता है। हर एक साल अप्रोच में प्रॉब्लम आता है, ट्रैक्टर भी नहीं चल पाता है सर। ना आप वेल कैप के न वेल का नहीं सर, पाइल में ये पाइल का एक ये डिवाटरिंग के रिगार्डिंग सर हम क्वेश्चन उठाए सर कि डिवाटरिंग क्या उसका अमाउंट ऐड हो सकता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर से अच्छे से काम ना करा सके? डिवाटरिंग का ऐड नहीं होता है। इसी वजह से सर अप्रोच का ये बहुत ज्यादा हाइट हो जा रहा है जिसके कारण ट्रैक्टर भी नहीं चल पाता है ब्रिज पे। ना वो अप्रोच का हाइट से कोई मतलब नहीं, जो भी ब्रिज का हाइट जो भी निर्धारित होता है वो HFL से निर्धारित होता है। HFL के हिसाब से हाँ, HFL के हिसाब से डिवाटरिंग सब नहीं कर पाते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, जिस वजह से कि अमाउंट नहीं है इस वजह से जो हम नहीं समझ नहीं पा रहे कौन सी का डिवाटरिंग सर वो कैप करने के लिए सर कैप करने के लिए यदि पानी में काम कर रहे हैं तो आपको तो सूखा रखने के लिए डिवाटरिंग करना ना होगा, उसी अमाउंट के लिए सर। ना उसका नहीं, उसका आप बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। जहाँ दलदली जगह हो वहाँ और खासकर उत्तर बिहार में जहाँ पर सैंडी स्ट्राटा है वहाँ पर आप जितना भी डिवाटरिंग कीजिएगा आपका वो पोखरा बन जाएगा, है ना। वो तरीका एक विनोद सिंह कॉन्ट्रैक्टर है, वो उनसे अब मैंने करवाया था। जहाँ पर उस तरह का आ जाए वहाँ पर आप एक बगल में बोरिंग करा दीजिए 10 फीट का, बीच में नीचे 15 फीट फिल्टर रख दीजिए और 10 फीट डेप्थ का आप बोरिंग करा दीजिए और उससे पानी निकलवा दीजिए। मतलब वाटर टेबल आप ग्राउंड लेवल का नीचे करा दीजिएगा तो ज़्यादा डिवाटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम आसान रहेगा। हाँ, जहाँ खिलई सॉइल है वहाँ आप डिवाटरिंग जैसे आप करते हैं पंप लगा कर सकते हैं। इसका आगे वाला थोड़ा देख लीजिए। सिंकिंग के पहले गेजिंग कराना, जहाँ भी आप वेल स्टेनिंग हुआ उसके चारों तरफ 4 इंची के चौड़ाई में आप गेजिंग कर दीजिए, जो वेल कर्व से ही आपका उसका मार्किंग टॉप तक होते रहेगा। सर डिवाटरिंग वाला जो बतलाया गया सर कि एक बोरिंग कर दीजिए हाँ और उसको कर दिया जाए। सर हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ बिहार की आप बात की है। नॉर्थ बिहार में सर ये जहाँ भी नदी हो या नदी में ही पुल बनता है सर जहाँ काम करते हैं, तो एक बोरिंग क्या उसमें 12 बोरिंग करने पर भी काम नहीं करता है सर? हम बता रहे हैं वो 12 बोरिंग आप इस जून महीना में कीजिएगा तो नहीं होगा। नहीं सर, हम बतला रहे हैं मार्च की बात सर। हाँ तो मार्च में और विदाउट डिवाटरिंग पंप लगाए सर किसी साइड पे, खास करके सर वहाँ वो जो है आप हम समझ गए, अहमदाबाद क्षेत्र है सर। आपकी बात समझ गए। देखिए मैंने जो बताया वो परमानेंट वही एक सोल्यूशन नहीं है, वो तो वहाँ का साइट कंडीशन पर ना,
तो वहाँ तो सर डिवाटरिंग के लिए 2-2 पंप लगाना पड़ता है। लगाना ही पड़ेगा, काम लिया है तो काम करना होगा। नहीं, ये बात अलग है सर, लेकिन डिवाटरिंग की प्रोविजन होनी चाहिए। ना, नहीं होता है वो, आपका वेज में आपका इंक्लूडेड है। नहीं सर, जो रेट एनालिसिस है सर, उसमें नहीं include। ना, वहीं से जो रेट एनालिसिस आपके साथ किया जाता है। अब आप बिल्कुल देखिए, आप रेनफोर्समेंट का आप काम करते हैं, उसमें चेयर भी लगाते हैं आप। सर आप पूल निगम की बात कर रहे हैं सर, पूल निगम में ये प्रोविजन होता है सर कि डिवाटरिंग का, हमारे आरडब्ल्यूडी में नहीं होता सर। आरडब्ल्यूडी के आपको पूल निगम में भी डिवाटरिंग का नहीं है। नहीं है सर, ना, एनालिसिस में है। नहीं है। हमसे ज्यादा दिन कोई आदमी पूल निगम में रहा ही नहीं है। हम वहाँ टीएफ किए हैं 2 साल, हम बैठ करके 2 साल का 10 साल हमने टीएफ किया है, कहीं भी डिवाटरिंग का प्रोविजन नहीं रहता है कि कहाँ से आप हार्ट जो मारता है सर, उसका रीजन नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, आप मतलब कटिहार से बोल रहे हैं? देखो, आपका जो रेट का प्रॉब्लम है, डिवाटरिंग का प्रोविजन नहीं है, गवर्नमेंट की बतला रहे हैं कि सारा चीज इंक्लूड रहता है, तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारा जो एस्टिमेट होता है, दैट इज एस्टिमेशन। आप इसमें देखें किस काम को हमको कहाँ करना है, किस कंडीशन में करना है, उस हिसाब से रेट कोट करिए। अभी एक बीच में बता रहे थे कि 17% कम में काम लेते हैं, तो क्या करें, काहे लेते हैं 17%? कोई कहने चला था? ये तो आपको पता है कि हमको इतना लाभ हो रहा है। एक आदमी 33% बिलो में काम लिया है और अगले दिन ऑफिस में आके बोल रहा है कि सर 25 गुना रॉयल्टी काटते हैं हमसे। तो भाई काहे 33% में काम लिए थे आप? तो जवाब दे, हमको बताए। अवैध माइनिंग कीजिएगा तो कैसे होगा? तो सोच के कोट कीजिए रेट। इस बड़ी कंपटीशन की दुनिया में ठेकेदारी कोई ऐसा चीज नहीं है कि बस कुछ कोट कर दिया, लिख दिया, हो गया। मैंने कहा ना शुरू में, वर्ड ठेकेदार माने जिम्मेदार। अब सोचिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए। अभी तक मेरा अनुभव है कोई एनालिसिस नहीं करता है, रेट बना दिया, बस काम लेना है। तो मेरा आपसे परम अनुरोध है कि कोई भी काम लेने से पहले पूरा एनालिसिस कीजिए, साइट की कंडीशन को समझिए, जो लिखा रहता है, उसके बाद रेट कोट कीजिए। और कोई स्पेसिफिक ऐसा इश्यू आता है तो बियॉन्ड कंट्रोल है, आपने भी नहीं देखा, हम भी नहीं देख पाए, तो हम लोग ध्यान देते हैं उस पर। धन्यवाद सर। अभी वेल फाउंडेशन के एक्सक्यूशन के विषय में प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों को बताया गया। अब नेक्स्ट सेशन है कि आपका जो ड्राइंग्स का जनरल अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में बार बेंडिंग शेड्यूल, तो इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आशीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MIT मुजफ्फरपुर, और आलोक सर। जब प्लगिंग कर दिए तो 7 दिन तक आपको डिवाटरिंग नहीं करना। 7 दिन नहीं करें सर, जब प्लगिंग करने के बाद वाटर लेवल का 10 सेंटीमीटर बढ़ता है तो उसको बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ता है तो सबको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं नीचे से ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ये सर जो सिंकिंग की बात बता रहे थे कि टिल्ट होगा, अब मेन समझना है कि टिल्ट हो रहा है तो उसका सुधार कैसे करें। टिल्ट तो होना ही है। आप बिल्कुल फूटा भी ठोकते हैं धरती पर तो उसको कभी भी सीधा नहीं ठोक सकते हैं। तो टिल्ट की समस्या कोई नहीं आपको कम कर सकते हैं। हाँ, आपको सोचना है कि उसका सुधार कर सकते हैं। तो जब भी आप यदि कुआं टिल्ट भी हो जाता है तो जनरली आपका मिस्त्री क्या करेगा, यदि आप साइड पर नहीं रहेंगे तो वो सीधा कर देगा। जैसे आप सिंपल आपका कुआं यदि ऐसे जमीन के ऊपर चला गया तो वो यहाँ से वर्टिकल सफरिंग लगा देगा। तो आप जब भी कराएं अगला लिफ्ट यदि जरूरत हो तो आप इसी फेस में सटिंग लगाएं, इस फेस में वो टिल्टेड है। ओवरलैप करके सर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद इसको सुधारने के लिए जमीन से ऊपर कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो डाया और कुबेल है उससे ज़्यादा हाइट नहीं हो। और इधर यदि टिल्टेड प्लेन है तो आप इधर की बाहर की मिट्टी को आप निकाल करके इस साइड में, अपोजिट साइड में आप डालिए। इधर आपका टिल्टेड प्लेन है, इधर की मिट्टी निकालिए बाहर से और इधर डालिए। और साइड से आप सपोर्ट भी दीजिए। सपोर्ट के अलावा यदि ज़्यादा आपका टिल्टेड हो चुका है तो आप यहाँ कैंटिलेज की व्यवस्था कीजिए।
कैंटिलीवर डाल करके, जो अब हमने शुरू में बताया था कि कंक्रीट ब्लॉक, उसको इस कैंटिलीवर पोर्शन में आप डाल करके आप तब सिंकिंग करेंगे तो धीरे धीरे कुआं आपका सही पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हर सिंकिंग में आपको इस पर ध्यान देना है कि गिल्ट होगा, लेकिन उसको कैसे सुधारते चलें, ये काम हर सिंकिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है सर। जो आप लोगों के को जो डिफरेंट रिसोर्स पर्सन्स आपको प्रेजेंटेशन दिए, उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर इसके लिए भागवत सर को रिक्वेस्ट करते हैं, और श्री विजय कुमार इंजीनियर सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सामने आ जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।